गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए अच्छी होंगे। बच्चों, हम इससे पहले प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हमने कर लिया है। चलिए अब हम एक नए संख्या समूह की ओर चलते हैं जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए हम ये तो जानते हैं कि गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। ये मेरे हाथों में आपको कितने पेन दिख रहे हैं, काउंट कीजिए। 4। ठीक है, इस 4 को हम सिंबल में यूँ दिखाते हैं। ये हो गया हमारा 4 पेन। अब ये कितने पेन है मेरे हाथों पे? गुड, 3 पेन, 3 पेन्स। अब मेरे हाथों पे कितने पेन है बच्चों? 2 पेन। अभी हम गणना करने के लिए इन संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, अब मेरे हाथों में कितने पेन हैं? 1 पेन, वेरी गुड। और अब मेरे हाथों में कितने पेन हैं? दिख रहा है आपको? हाँ, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि अब मेरे हाथों में पेन ही नहीं है, मेरे हाथों में पेन नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि गणित एक सांकेतिक विषय है। इसमें हर चीज़ को शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों के प्रयोग के माध्यम से दर्शाया जाता है। जब हमारे हाथों में 4 पेन थे तो हमने 4 को यूँ लिखा, ये हमारा संकेत हुआ। 4 पेन हमने शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में दर्शाया। जब मेरे हाथों में 3 पेन था तो 3 को यूँ दर्शाएं। जब मेरे हाथों में 2 पेन था तो 2 को यूँ दर्शाएं। जब मेरे हाथों में 1 पेन था तो 1 को यूँ दर्शाएं। लेकिन जब मेरे हाथों में पेन नहीं है तो फिर कितने पेन हैं, इसे कैसे दर्शाया जाए? ठीक है, तो इसी समस्याओं को हल करने के लिए हमारे गणितज्ञों ने एक नए संकेत का प्रयोग किया जिसे हम कहते हैं शून्य, 0। मीन्स अब अगर कोई पूछे कि मेरे हाथों में कितने पेन हैं तो फिर हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं बोलेंगे, हाँ में बोलेंगे। हाँ, मेरे हाथों में पेन है। कितना पेन है? शून्य पेन है। मेरे हाथों में 0 पेन है और इस शून्य को यूँ दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, मतलब जब भी हमारे पास कुछ नहीं होगा तो उस नहीं के लिए, कुछ नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? शून्य का। उस कुछ नहीं को गणित में कैसे दर्शाया जाता है? शून्य से। ठीक है, और इस शून्य को ही जब हम प्राकृत संख्याओं के समूह में शामिल कर देते हैं तो इसे ही कहा जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, 4, 3, 2, 1 ये क्या है? हमारे प्राकृत संख्या है। लेकिन अब हमारे इस समूह में एक नया संख्या शामिल हो गया, शून्य, इसलिए इसे एक नया नाम दे दिया गया और वो कहलाया हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो 1 मिनट। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होगा? प्राकृत संख्याओं समूह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त होने वाली, देखिए प्राकृत संख्याओं के समूह जो कि 1 से शुरू होता है और अनंत तक चलता है, उसी समूह में एक नए संकेत को शामिल किया गया, एक नए संख्या को प्रदर्शित समूह शामिल किया गया और फिर उस जो समूह, जो नया समूह प्राप्त हुआ उसे हमने नाम दे दिया पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। और चूंकि होल W से शुरू होता है इसलिए पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। N से किसे सूचित किया जाता है? प्राकृत संख्या को। W से किसको सूचित करेंगे? पूर्ण संख्या को। तो अर्थात W = देखिए 1 से लेकर अनंत तक ये हमारा प्राकृत संख्या था। जैसे इसमें शून्य को शामिल कर दिए तो अब इसे हम प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे बल्कि इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? शून्य से, और अंत कहाँ होती है? नहीं बताया जा सकता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? शून्य होगी। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो हम पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। लेकिन जब हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगी। ठीक है, अब जरा सोचिए कि शून्य को जब 1, 2, 3, 4 में जब शून्य को शामिल किया गया तो इसे पूर्ण नाम क्यों दिया गया होगा? पूर्ण क्यों कहा गया? चलिए देखिए,
संख्या मूल रूप से देखा जाए तो 1 से लेकर 9 तक ही संकेत होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी मूल संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें से लेकर 1 से लेकर के 9 तक के लिए हर एक का संकेत अलग अलग है, एक दूसरे से भिन्न है। तो ये हमारी मूल संख्याएं हो गई। और सपोज बच्चों, अगर इसके आगे हम पहले 10 11 12 13 14 15 16 17 ये बोलना तो सीख गए, क्योंकि बोलना हम पहले सीखे, संकेतों को आविष्कार बाद में हुआ। तो 1 से लेकर 9 तक तो हम संकेत बना चुके थे, लेकिन आगे 10 11 12 13 इसका संकेत बन नहीं पाया था। ठीक है, जैसे हमारे पास शून्य आया, अभी हमारी गाड़ी कहाँ से कहाँ तक रुकी थी, 1 से लेकर के 9 तक में जाकर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। लेकिन जैसे शून्य का आविष्कार हुआ तो हमारे पास एक नया संख्या आ गया, और वो क्या आया, 10, नया संकेत जो इनसे भिन्न है। और इसके बाद क्या आ गया, 11 12 13 14 15। अब देखिए 10 के बाद 9 के बाद से 9 और यूँ ले 10 के बाद से 1 से लेकर के 10 तक के बाद, या हाँ 10 के बाद तक से अगर हम देखें तो जो भी संख्या आती है 11 12, इन्हीं संख्याओं को मिला करके प्राप्त किया जाता है। कोई भी संख्या देख लीजिए, अगर हम बात करें 99 की तो 9 और 9 को शामिल कर दीजिए। अगर हम कहें 186 की तो 1 8 6 शामिल कर दिए गए। तो अगर शून्य का आविष्कार नहीं होता, शून्य हमारे पास नहीं होते, तो क्या हम 9 से आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते। हाँ, हमारे पास संख्याओं के शब्द तो होते हैं, बोलना तो सीख लेते हैं, लेकिन हम उनको संकेत में प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो संकेतों में प्रदर्शित करना कब संभव हो पाया? जब शून्य का आविष्कार हुआ। मतलब संख्याएं कब पूर्ण हुई? पूर्ण मतलब पूरा। अभी 1 से 9 से लेकर 9 तक अधूरा था, संकेत अधूरा था, लेकिन जैसे शून्य शामिल हुआ तो फिर हमारे जो संकेत थे वो पूरा हो गया। इसलिए शून्य को जब लाया गया प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, तो चूँकि हमारा संख्याओं को प्रदर्शित करना, उनका संकेत पूरा हो गया, इसलिए इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, समझ में आया पूर्ण संख्या नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब तक शून्य नहीं था तब तक हमारी गाड़ी 9 में रुकी हुई थी। जैसे शून्य का आविष्कार हुआ तो अब हमारी गाड़ी 9 से आगे बढ़ चली अनंत की ओर, पूरा हो गया हमारी संख्याएं, इसलिए इसे नाम गया पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम आते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण में। कुछ गुण की बात कर लेते हैं। नोट देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो शून्य होती है। इसके आगे आपको ऑडियो जो मैसेज भेजे थे उसमें बताए थे, फोटो भी खींच के भेजे थे, उसमें बताए थे आपको कि प्राकृतिक संख्याओं के कौन कौन से गुण होते हैं, जिसमें क्रम विनिमय, समवरक, सहचर्य नियम, ये सब बताए थे। प्राकृतिक संख्याएं के जितने भी गुण होते हैं वो सब के सब गुण पूर्ण संख्या में लागू होते हैं। मतलब 3 + 4 = 4 + 3, क्रम बदल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय। तो ये नियम पूर्ण संख्या के भी लागू होता है। 3 क्या है? पूर्ण संख्या। 4 क्या है? पूर्ण संख्या। दोनों को पलट दी, 4 + 3, ये दोनों भी क्या है? पूर्ण संख्या। और दोनों को उत्तर क्या आएगा? 7। 7 भी क्या है? पूर्ण संख्या। देखिए 7 प्राकृतिक संख्या भी है, लेकिन अब हम एक नया नाम भी जान चुके हैं। अगर कोई कहता है कि 6 क्या है, तो हम इसे प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। 1 क्या है? तो इसे हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन 0 क्या है? तो 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए हम कुछ गुण की बात करते हैं। a + 0 = a। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है a + 0 = a, मतलब 2 में 0 को जोड़ेंगे। 2 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। कुछ नहीं को हम किससे दर्शाते हैं? 0 से। 2 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, अर्थात 0 को जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 2। 2 में कुछ भी नहीं घटाएंगे, कुछ भी नहीं घटाना है हमें, मतलब 0 घटाना है। तो 2 में 0 घटेगा तो क्या मिलेगा? 2। ठीक है, a × 0 = 0। भाई 2 पेन एक बार दिए तो मेरे हाथों में कितना आ गया? 2। 2 पेन फिर 2 बार दिए तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम 2 पेन तो लिए हैं लेकिन दिए ही नहीं हैं, है ना? हम 2 पेन लिए हैं, दिए ही नहीं, और पूछेंगे कितना पेन मिला है,
तो क्या बोलेंगे, शून्य मिला है, एक बार भी नहीं दिए पेन। दो एकम दो पेन, दो दूनी चार पेन, लेकिन हम दो पेन पकड़े तो हैं, आपको दे ही नहीं रहे हम। और पूछेंगे कि कितना पेन मिला है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, शून्य। एक बार भी नहीं दिए हैं, एक बार भी नहीं मतलब शून्य। तो दो शून्य शून्य, शून्य भागित एक, शून्य को जब 3 से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 शून्य आएगा, 3 एकम 3, 3 शून्य शून्य, तो क्या आएगा यहाँ हमारा 0। या हम यहाँ 3 भी कर सकते हैं। 3 का पहाड़ा, शून्य को 3 से भाग देना है, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि शून्य आएगा, तो 3 शून्य शून्य। ठीक है, चलिए अब हम एक देखते हैं जरा, इसको ध्यान से समझेंगे हम। भागित 0, या इसी को भाग को ऐसे बटे में भी लिखा जाता है बच्चों, है, ध्यान रखिएगा इन दोनों को। मतलब शून्य से जब भाग देते हैं, ये नीचे में जब शून्य हो तो उसको उत्तर क्या होता है जरा देखते हैं हम। देखिए भाग का मतलब क्या होता है, बार बार घटाना, एक ही संख्या को बार बार घटाना। जैसे कि 6 भागित 2, तो 6 में से 2 कितने बार घटेगा, एक बार घटा, 2 बार घटा, 3 बार घटा, तो 6 भागित 2 बराबर कितना आ गया आंसर, 3। जितने बार घटेगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अब जरा हम 6 भागित शून्य करके देखते हैं। 6 में शून्य घटाएं 6, फिर शून्य घटाएं 6, फिर शून्य घटाएं 6, फिर शून्य घटाएं 6, फिर शून्य घटाएं 6। क्या लगता है बच्चों, भाग की क्रिया कभी खत्म होगी? इससे पहले जब 6 भागित 2 था तो 3 बार भाग दिए, हमारा भाग का क्रिया खत्म हो गया, तो हमारा भागफल क्या आया 3। लेकिन यहाँ भाग की क्रिया क्या खत्म होगी, नहीं होगी। यहाँ भाग की क्रिया कभी भी खत्म नहीं होगी। मतलब पूरी पृथ्वी पर, पूरी ज़मीन पर भाग देने का काम करे, पूरा ज़मीन भर जाएगा, लेकिन हमारी भाग की क्रिया खत्म नहीं होगी, इसका अंत नहीं होगा, ये अनंत है। यहाँ भाग की क्रिया अनंत है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, अनंत का सिंबल दे देंगे, या इसी को हम अपरिभाषित भी बोलते हैं। ये परिभाषित नहीं है, भाग ऐसा थोड़ी ना होता है, भाग की परिभाषा ये थोड़ी ना, तो मतलब ये अपरिभाषित है। ठीक है बच्चों, तो सिंबल में हम ऐसा भी लिख सकते हैं अनंत, और इसको हम अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब शून्य से भाग देंगे, शून्य से भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, अनंत। और जब किसी शून्य को भाग देंगे तो उत्तर आएगा शून्य। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी पूर्ण संख्या। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती है या आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको और स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।